हमारी ह्यूमन बॉडी चलने के लिए बनी है, बैठने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी। पानी को आप बियर से रिप्लेस कर दें तो वो एक इंडिविजुअल चॉइस है। बियर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑटोमेटिकली यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। मेरे को बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं कि भाई अब सर्जरी होगी, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मेरे घर वाले सब मुझे फोर्स कर रहे हैं कि खरोड़े का सूप पी लो। हाँ, ऐसा नहीं है कि विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा। B12 विटामिन को हम मसल्स और नर्व से रिलेट करते हैं। कितनी एक्सरसाइज पर डे होनी चाहिए? 40 मिनट्स 1 आवर। चलते रहने से हड्डियां मजबूत होती हैं या ज्यादा चलने से घुटने खराब हो जाते हैं? अच्छी डाइट से पूरी सेहत की गारंटी मिलती है? आपकी हड्डियां जीवन भर चलेंगी या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग अक्सर सुनते हैं। वेजिटेरियंस की डाइट कैसी होनी चाहिए? क्या वेजिटेरियंस की हड्डियां कमजोर होती हैं? इन सभी सवालों के जवाब के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष चौधरी, जो कि आकाश हेल्थ केयर में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जाने माने दिल्ली के। आपके जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा चलेंगे तो हमारी हड्डियां टाइम से पहले ख़राब हो जाएंगी। ये कितनी सही धारणा है? ये धारणा तो गलत है कि चलने से हड्डियां खराब होंगी, बल्कि उल्टा होता है कि जितना आप वॉकिंग करते हो उतना ही मसल्स को मौका मिलता है ब्लड सर्कुलेशन को और बढ़ाने का, और जितना ब्लड सर्कुलेशन होता है उतना बोन्स हेल्दी रहती है। तो बोन्स के ऊपर रेगुलर लोडिंग होना ज़रूरी है, चाहे वो हाथ की हो, पैर की हो। हम कुछ हाथ से एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो वॉकिंग है या घर के काम है लेडीज़ के लिए, या जेंट्स घर से बाहर वॉक करने जा रहे हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी में जो हमारी मसल्स यूज़ हो रही हैं और बोन के ऊपर वेट पड़ रहा है, वो लोडिंग से हमारी बोन के अंदर रीमॉडलिंग प्रोसेस चलता रहता है। वो डायनेमिक प्रोसेस चलता है, इसलिए वो फ्रेश रहती हैं, यंग रहती हैं, हमेशा काम करती रहती हैं। जो लोग कम चलते हैं ये सोच के कि बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, घुटने कमज़ोर हो जाएंगे, क्या उन्हें कम चलने से नुकसान भी हो सकता है? बिल्कुल, सबसे बड़ा नुकसान तो है कि वजन बढ़ेगा, क्योंकि कम चलेंगे तो एक्सरसाइज नहीं होगा, वॉकिंग नहीं होगा, और मिनिमम जितना रोज का खाना है वो तो खाना ही है। तो इनपुट ज़्यादा, आउटपुट है नहीं। तो कहीं ना कहीं वो उनके वेट को तो बढ़ाएगा, प्लस मसल्स यूज नहीं हो रही तो मसल्स वीक होती जाएंगी। और अगर नहीं चल रहे तो ज़्यादा बैठेंगे तो कमर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो बैक मसल्स की प्रॉब्लम, फिर पॉस्चर। और आजकल के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हम कहते हैं डिजिटल एज में नया प्रॉब्लम ये है कि लोग बैठते हैं और फोन पे ग्लूड होते हैं या स्क्रीन पे होते हैं, तो स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो उससे नेक का भी प्रॉब्लम होगा। सो ये विशियस साइकिल है। हमारी ह्यूमन बॉडी चलने के लिए बनी है, बैठने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनी है। तो जो ऐसा काम कर रहे हैं, कम चल रहे हैं, गैजेट्स में हैं, वो नेक, बैक या मसल्स की प्रॉब्लम लेकर आपके पास आ रहे हैं? आते हैं। आज से 10 साल पहले वो सारे 50 के ऊपर वाले लोग होते थे, आजकल 15 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जब से कोविड हुआ है सारे लोग डिजिटल स्क्रीन पे ही हैं, सारे क्लासेस भी उसमें होती हैं। जब फॉग होती है, छुट्टी हो जाता है, तो सब लोग ऑनलाइन आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल मीडिया का जो इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन उनका चल रहा है वर्चुअल वर्ल्ड का, आई थिंक वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स मिडिल एज या एल्डरली में देखते थे, आजकल हम टीनेज और वेरी यंग एज में भी देखना शुरू कर। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। कोविड में ये कहा जाता था कि हम थोड़े हेल्थ को लेके कॉन्शियस हुए हैं, हम अवेयर हो गए हैं, अब हम ध्यान से चीज़ें करते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि कोविड के बाद से और ज़्यादा लोग ऑन स्क्रीन आने की वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हैं। कोविड के एकदम बाद तो एक रियलाइजेशन सबको हुआ कि हेल्थ चेकअप भी कराना चाहिए, वॉक भी करना चाहिए। बट वो क्या है, वो इनर्शिया होना शुरू हो गया, क्योंकि अब तो कोविड गया तो 100 साल से पहले आएगा नहीं। सब लोग ये सोचते हैं हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं आएगा, बट अगेन थिंग्स आर गोइंग बैक टू द सेम लेवल। मोर ओवर आप देखो, मोस्टली लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। कुछ लोग डेफिनेटली अवेयर हुए हैं। इंडिया वाज नेवर अ स्पोर्ट्स लविंग और मैराथन्स कभी नहीं होते थे। आजकल हर जगह मैराथन हो रहा है, हर संडे को कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, राहगिरी हो रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अगर हम पहले कहें कुछ 0.23% लोग इसमें थे, आज वो हो सकता है 2% तक पहुंच गए हो। बट इंडिया इतना बड़ा देश है, तो कहीं ना कहीं फिट इंडिया अगर हम सोचते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो कि मिडिल एज और यंग पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, 40% तो हमारी यंग एज ग्रुप ही है। अगर वो सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप ही अगर फिजिकली फिट नहीं है, तो बाकी जो रेस्ट जो डिपेंडेंट है उनको कैसे सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। और कोविड के बाद हम कितने अवेयर हुए हैं उसका पता इस डेटा से भी पता चलता है कि भारत आलसियों का देश माना जाता है। और लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40% लोग आलसियों की कैटेगरी में आते हैं। आलसी कौन होते हैं? वो जो हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की कसरत जितना काम भी नहीं करते। तो ऐसे लोग डॉक्टर साहब के मरीज बनकर फिर यहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे हम अभी आपने कहा डिजिटल एज हो गई है, लोग
अब तो अपनी एक्सरसाइज को भी डिजिटल गैजेट से नापते हैं कि 10,000 स्टेप्स हम चल लिए तो आज हमारा टारगेट पूरा हो गया। क्या ये रूल ब्लेटेंटली सब पर एक तरह से लागू होता है और वो 10,000 स्टेप्स कितने रिलायबल हैं? ये बहुत सही बात कही आपने। बहुत सारे लोग मेरे पास भी रूम में आते हैं कि अच्छा देखो मेरी इसमें 8,000 स्टेप हो गए, 9,000 हो गए, बट वो स्टेप काउंट वाकई वो उतना है या नहीं है। वो नॉर्मल घर के अंदर किचन से बेडरूम में गए, बेडरूम से दूसरे रूम में गए, लिविंग में गए, उसमें भी काउंट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी स्टेप काउंट को वैसे काउंट करते हैं जो एक साथ कंटिन्यूएशन में डायरेक्शन एक पर्टिकुलर पकड़ के एक पर्टिकुलर स्पीड पे नहीं किया है, वो यूजुअली हमारे मेटाबॉलिज्म को कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो एक फ़र्क होता है, एक नॉर्मल वॉक हो गया, एक ब्रिस्क वॉक हो गया और एक लेजर वॉक हो गया। तो अगर हम बिल्कुल आराम से रात को खाना खाने के बाद घूम रहे हैं और एक बहुत लेजर तरीके से चल रहे हैं, उसका हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक हम स्वेटिंग लायक नहीं होते, जब तक हमारी बॉडी में थोड़ा स्वेटिंग स्टार्ट नहीं होता है, तब तक हमारा मेटाबॉलिज्म में इम्पैक्ट नहीं होता। तो हम हर एक को ये एडवाइस करते हैं कि लेजर वॉक में नहीं जाना है। और लेजर वॉक में आप 2 घंटा भी वॉक कर लो, लेकिन वो कहेंगे जी 2 महीने से वॉक कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप वो सही स्पीड पे सही तरीके से नहीं कर रहे। और कोई कहता है कि सुबह से शाम घर के अंदर हम घूम रहे हैं, हम तो 4 किलोमीटर चल लेते हैं, हम तो बैठते ही नहीं। हाँ, हम तो बैठते नहीं, पता नहीं वजन क्यों नहीं कम होता। तो घर के अंदर की जो मूवमेंट है उसको हम एक्सरसाइज से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उससे इक्वेट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं किस तरीके की वॉक होनी चाहिए, किस लेवल से हम उसको मापदंड बेसिक जो कॉमन मैन समझ सके, उस तरीके से सोचेंगे तो आई थिंक ये जो आलसियों का जो परसेंटेज है वो कम हो सकता है। तो 4 महिलाएं जो मिलकर गप हाँकते हुए सैर कर रही हैं वो काउंट नहीं कर रही हैं? वो बिल्कुल काउंट नहीं करना है। अब सोचिए आधी सोसाइटी जो है वो ऐसे ही घूमती है और वो सोचती है हमारी आज की वॉक हो गई। वेजिटेरियंस को लेकर एक बहुत वो रहता है, कुछ लोग वीगन होकर ये बताते हैं कि हम तो हष्ट पुष्ट हैं, और कुछ वेजिटेरियंस को ये रहता है कि अगर हम प्योरली वेजिटेरियन हैं तो हम में डेफिशिएंसीज होना लाजमी है। ये बात किस हद तक सही है? मेरे पास बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं कि भाई अब सर्जरी होगी, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मेरे घर वाले सब मुझे फोर्स कर रहे हैं कि खरोड़े का सूप पी लो, चिकन खा लो या एग ले लो, तो क्या मुझे शुरू करना चाहिए? और कई लोग शुरू करके आते हैं कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन मैं मजबूरी में खा रहा हूँ। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप करना चाह रहे हो, अपने अगेंस्ट रिलीजन, अगेंस्ट कस्टम करना चाहते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मोस्टली वेजिटेरियन डाइट में भी ऐसे आजकल सब अवेलेबल है जिससे उनको एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जितना भी बॉडी को चाहिए वो सब मिल जाएगा। आइडिया सिर्फ ये है कि उसको उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिथ है कि भाई नॉनवेज खाने वाले लोग ही हड्डियां जल्दी जुड़ेंगी या उनकी मसल मास बनेगा, ये गलत है। आज हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जो प्योर वेजिटेरियन होके भी रेसलर भी हैं, फिट बॉडी वाले भी हैं, मसल बल्क भी है, और वो कहीं ना कहीं एथलेटिक्स में भी, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी सक्सेसफुल है। 100% शुद्ध शाकाहारी होगा। हाँ, 100% शुद्ध शाकाहारी। कई लोग तो आजकल वीगन डाइट में भी बहुत फोर्स कर रहे हैं कि भाई मिल्क नहीं होना चाहिए। मतलब मैं थोड़ा कन्वेंशनल थॉट में बिलीव करता हूँ कि मिल्क एक ऐसा दादा दादी के टाइम से चला आ रहा है कि उस चीज को रिफ्यूट करना, उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स को, आई थिंक उतने ही लेवल का रिसर्च, उतने ही लेवल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कि हम 2 साल 3 साल से देखा जी किसी ने वेट लूज कर लिया, बट क्या हम उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर पा रहे हैं? क्या हमारे को वीगन डाइट, चलो कोई वीगन बनना भी चाहता है, क्या हमारे देश में या उसके एनवायरनमेंट में हर चीज में वो वीगन चीज अवेलेबल है या नहीं है? सिर्फ वीगन बनना सफिशिएंट नहीं है, उसके लायक वो चीजें होना भी जरूरी है कि बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स गायब हो जाए, बिल्कुल गायब हो जाए, उसके बदले उसको लिक्विड में कुछ ऐसा मिले जो वीगन हो, जो नॉन मिल्क वाला हो, सोया से रिलेटेड हो या कोई और वीगन प्रोडक्ट हो। बट वो एक्सरसाइज करना भी आज की तारीख में आसान नहीं है। सो आई डोंट थिंक इट इज वन शुड स्ट्रेट अवे जंप टू वीगन और अ न्यू टाइप ऑफ डाइट। उसके फायदे नुकसान, बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज ऑनलाइन देख के हम इन्फ्लुएंस तो हो जाते हैं, रील देखते हैं कि भाई इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, 6 महीने में वीगन डाइट लिया, 20 किलो कम हो गया। आई थिंक विराट कोहली ने सबसे ज्यादा पॉपुलर किया है वीगन डाइट को। अब वो वाकई खुद फॉलो करता है नहीं करता, वी डोंट नो, बट हाँ ब्रांड एम्बेसडर्स को, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत रिस्पॉन्सिबली किसी ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए। कई पिछले सालों में ऐसे कई क्वेश्चन उठे कि अगर कोई फिट आदमी है और वो फ्रेंच फ्राइज को प्रमोट कर रहा है, दैट डजंट मैच। और हो सकता है विराट कोहली, जैसे आपने कहा कि प्योरली वीगन को मैनेज करना और अफोर्ड करना एक अलग
चीज है। विराट कोहली कर सकता है, सारी आम जनता नहीं कर पाएगी, आम जनता नहीं करती। और इसीलिए ऐसे कहा जाता है, दूध दही का खाना देसा में देश हरियाणा, ये हरियाणा की कहावत है। वहां से सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन्स निकल कर आते हैं और ये कहावत बता रही है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स को कितना अहमियत देते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। वेजिटेरियंस के पास कार्ब्स तो चलिए भर भर के है, फैट भी आ ही जाता है। प्रोटीन के लिए वेजिटेरियंस को हमेशा लगता है कि हमारी डाइट में कहीं से प्रोटीन नहीं है। क्या ये संभव है कि आप पूरी तरह वेजिटेरियन हो और सिर्फ नेचुरल डाइट से आप अपनी प्रोटीन इंटेक को पूरा करें? बिल्कुल है। हमारे कितने सारे पेशेंट जिनको हाई प्रोटीन डाइट हम रेकमेंड करते हैं और वेजिटेरियन होते हैं, वो बस सिंपल जो अवेलेबल कॉमन चीज़ें, आजकल तो खैर किनुआ भी बहुत ईजिली अवेलेबल है, सोयाबीन हम आराम से बताते हैं, सत्तू चने वाला जो सत्तू है, ये मतलब ये तो कॉमन पार्लेंस में पहले लोग खाते थे, अब पता नहीं आज लोग उसके बदले सिंथेटिक प्रोटीन पे शिफ्ट हो रहे हैं। बट अगर सत्तू, चने वाला सत्तू हो गया, स्प्राउट्स हो गया, किनुआ हो गया और सोयाबीन हो गया, ये 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर एक कस्टम, हर के रिलीजन, हर एक घर में इसमें से एक नहीं तो 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। एंड दैट इज गुड इनफ किसी भी डिजीज से रिकवर करने के लिए, प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए। मिलेट्स हैं, कई सारी चीजें आजकल आ गई हैं जिसमें मिक्स करके भी वो यूज कर लेते हैं। और पल्सेस तो खैर नॉर्थ इंडिया में कॉमन इंग्रेडिएंट है, दालें होती हैं, वो हर कोई यूज करता ही है। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, ये बहुत रिच सोर्सेज है प्रोटीन के लिए फॉर वेजिटेरियन। नीड नॉट गो कि भाई हमें नॉन वेज में जाना ही जाना है या हमें बाय फोर्स किसी पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए हाई प्रोटीन सिंथेटिक प्रोटीन हमें यूज करना है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो तमाम कोशिशों के बावजूद प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। एक तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या हर किसी को प्रोटीन पाउडर्स या सप्लीमेंट्स पर शिफ्ट होना चाहिए? प्रोटीन में कोई आता है कि मतलब उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट है कि वो बहुत पतले हैं, उनको वेट गेन करना है, वो पूछने आते हैं कि प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए। अगर वो वेजिटेरियन है तो हम उसके हिसाब से बताते हैं, नॉन वेजिटेरियन तो उसके हिसाब से बताते हैं। वो सिर्फ अपने बॉडी वेट को एक ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। किसी की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्ट लेना है, मुझे रेसलिंग करना है, मुझे जिमिंग करना है, उसमें उनको नॉर्मल से ज्यादा प्रोटीन लेना है। तो नॉर्मल से ज्यादा ना तो वो वेजिटेरियन डाइट या नॉन वेजिटेरियन में मिलेगा, उसके लिए हमें एक एडिशनल प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है। बहुत सारे सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप नेचुरल सोर्स से देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिक भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे सिंथेटिक वे प्रोटीन टाइप के अवेलेबल है, क्रेटिनिन अवेलेबल है। बट ये सारे प्रोटीन, एक तो जितना अमाउंट पर बॉडी वेट चाहिए होता है, जैसे आमतौर पर हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट बोलते हैं कि अगर 60 किलो का कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसको 60 ग्राम्स प्रोटीन डेली लेना है। उसके लिए अगर एक स्कूप 20 ग्राम का है तो 3 स्कूप उसको डेली लेना है। बट वो बहुत हैवी ड्यूटी प्रोटीन है और वो कहीं ना कहीं क्योंकि किडनी से एक्सक्रीट होना है तो कहीं ना कहीं उसके साथ हम उनको प्रिकॉशंस बहुत सारी बताते हैं। वाटर इंटेक तो कम से कम 3 गुना बढ़ जाना चाहिए। अगर वो आमतौर पर 1 से 1.5 लीटर लेते हैं तो 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक हमारा होना चाहिए अगर हम कोई सिंथेटिक प्रोटीन को यूज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें किडनी के फंक्शन को जरूर मॉनिटर करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन किडनी के ऊपर प्रेशर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम 6 मंथ्स डाउन द लाइन देखते हैं तो उनका क्रेटिनिन लेवल 0.9 या 1 से बढ़ के 1.4 या 1.5 तक पहुंच जाता है। तो जैसे वो 1.3 या 1.4 तक आ गया है तो वो एक अलार्म रेज कर देना चाहिए कि दिस इज द टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड ऑल्सो टू कट ऑन द प्रोटीन इंटेक एंड ट्राई टू स्विच बैक टू नेचुरल थिंग्स। तो वो एक मापदंड है जो हमें फॉलो करना है जब भी हम एक पर्टिकुलर रीजन से हाई प्रोटीन ले रहे हैं। डिजीज के लिए ये होते हैं, नेचुरल सोर्सेज में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो हम सब यूज कर सकते हैं। ओके, अगर प्रोटीन की कमी है किसी की बॉडी में तो क्या उसको कुछ सिम्टम्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? प्रोटीन अगर कमी होगा तो ऑफकोर्स मसल स्ट्रेंथ कम होगा, बल्क नहीं बनेगा और फटीग जल्दी हो जाएगा। और इनफैक्ट समर्स में, विंटर्स में जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा और विंटर्स में उनको ठंड भी ज्यादा लगेगी। लोग कहते हैं सिर्फ फैट से होता है, बट अगर प्रोटीन भी कम होगा, मसल बल्क भी कम होगा तो उनको ठंड भी ज्यादा लगेगी। तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर कोई इंसान जिसकी एक्सरसाइज नहीं है, कोई एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, उसका प्रोटीन भी कम है, उसको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी जाएगी या नहीं? नहीं, उनको दी जाती है, लेकिन उनको यही साथ में प्रिकॉशन जरूर लेना है कि इफ यू हैव अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग द मसल बल्क, इंक्रीजिंग द वेट बाय से 10%, तो आपको उसके साथ साथ प्रिकॉशंस क्या लेनी है। और ऑफ कोर्स एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक फिजिशियन के फॉलोअप में तो जरूर रहना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक ऐसा सिंथेटिक प्रोटीन ले रहे हैं विच इज नॉट अ नेचुरल थिंग विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। तो उनको किडनी फंक्शन टेस्ट
और वाटर इनटेक के ऊपर मैनेजमेंट, प्लस हाउ मच एक्सरसाइज ही कैन डू, बिकॉज जितना हम प्रोटीन ले रहे हैं उसको हमें बर्न भी करना है। तो कितनी एक्सरसाइज पर डे होनी चाहिए, 40 मिनट्स 1 आवर, एंड वी हैव टू सर्कुलेट, वी हैव टू फॉलो अ सर्किट। आज हमने 2 एरियाज को, बॉडी को फोकस किया, शोल्डर्स और नेक पे फोकस किया, नेक्स्ट डे हम थाइस पे फोकस करेंगे, थर्ड डे हम एब्डोमेन पे फोकस करेंगे, फोर्थ डे हम पेक्टोरल मेजर चेस्ट पे फोकस करेंगे, एंड देन वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस सर्किट अगेन एंड अगेन, सो दैट इट इज इक्वली, सो जहां पर भी मसल ज्यादा यूज हो रहा होगा प्रोटीन वहां यूज हो जाएगा। ओके, ये जैसे आपने बताया कि अगर प्रोटीन इंटेक वो ले रहे हैं तो ये याद रखना है कि एक्सरसाइज भी करनी है, पानी भी पीना है। हाँ, प्रोटीन ले लिया और कुछ नहीं किया, हाँ, तो वो तो धीरे धीरे वो डिपॉजिट होगा और फैट में बदल जाएगा। और उसने ये सोचा कि मेरी तो बॉडी में प्रोटीन कम है, मैं नहीं भी लूंगा तो भी ये तो डेफिशिएंसी पूरी कर रहा हूँ मैं, तो मेरा काम चल जाएगा। नहीं, अगर एक्सेसिव प्रोटीन होगा विच द बॉडी इज नॉट एबल टू बर्न, वो बॉडी का मैकेनिज्म है, उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी, वो स्टोर हो जाएगा, फैट पेशेंट का वेट बढ़ जाएगा। वो बिल्कुल ही, अगर आपने प्रोटीन लिया तो आपको उसको बर्न करने का साधन तो जरूर ढूंढना ही ढूंढना है। बिल्कुल। बियर पीने का आइडिया कैसा है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए? बहुत लोग सोचते हैं कि स्टोन निकालनी है, बियर पी लो, प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, बियर पी लो। सी, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो यही है कि कोई भी ऐसी डिजीज जिसमें हाइड्रेशन से फर्क पड़ता हो, जैसे स्टोन एक कॉमन चीज है कि अगर किसी को पथरी का प्रॉब्लम है और वो पथरी छोटी है, आमतौर पे हम एक बेंचमार्क मानते हैं कि 6 mm से अगर छोटा स्टोन होगा तो वो अपने आप निकल सकता है। 3 mm, 4 mm, 5 mm तक का भी, कभी कभार 6 mm का भी निकल जाता है। तो उसमें उसको क्या, उसको धकेलना है, जहां भी वो फंसा पड़ा है उसको धकेलने के लिए खूब सारा पानी पीना है। और बियर एक ऐसा, मैं कहूँ मेडिसिन तो नहीं बोलूंगा, बट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे डायूरेसिस बहुत ज्यादा होता है, यूरिन बहुत ज्यादा बनता है। तो अगर यूरिन ज्यादा बनेगा तो देयर इज अ हाई चांस कि वो जो स्टोन कहीं फंसा हुआ है वो यूरिन के साथ निकल जाएगा। तो इसलिए एक लाइटर टोन में बहुत सारे क्लिनिशियंस जिनको स्टोन फंसा होता है उनको कह देते हैं कि आप बियर पीना शुरू कर सकते हो, बट दे डोंट राइट इट, बट हाँ एक लाइटर मोमेंट के लिए वो बोल देते हैं, बट वाटर इनटेक तो बढ़ाना ही बढ़ाना। डॉक्टर साहब, बियर पीने का जो आइडिया है लोगों को खुद भी आ जाता है और कभी कभी डॉक्टर्स से भी सलाह मिलती है, उसको किस तरह से अमल में लाना भी चाहिए या नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई स्टोन को, इनफैक्ट डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि स्टोन किसी को हो जाए तो आपको बहुत सारा पानी पीना है। अब पानी तो 4 लीटर पिया है तो उसका इक्वलेंट जितना यूरिन आउटपुट बढ़ेगा उससे वो होगा, बट बियर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑटोमेटिकली यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डॉक्टर ने लाइटर टोन में बोला, उन्होंने पिया और स्टोन निकल गया। तो बाद में भी पीते रहे, वो छोड़ा नहीं ताकि फिर से स्टोन ना बने। लोग तो ये भी क्या कहते हैं कि फिर स्टोन बन जाएगा। हाँ, क्या ये कनेक्शन है? सी, वो बियर से नहीं है, वो तो उन्होंने बहाना बियर के साथ लगा दिया। बट अगर आप अपना वाटर इनटेक 3 से 4 लीटर समर्स में रख पा रहे हैं और एटलीस्ट 2 से 3 लीटर विंटर्स में रख पा रहे हैं, सो वो एक सफिशिएंट हाइड्रेशन लेवल है जिससे ना तो मसल टाइटनेस होगा ना क्रैम्प्स हो। आमतौर पे मसल विंटर में क्रैम्प्स इसीलिए होते हैं क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाती है मसल्स और उसमें होता है, और समर्स में ओवर स्वेटिंग की वजह से हो जाता है। तो दोनों में ही कहीं ना कहीं पानी की कमी है। अब आप पानी को बियर से रिप्लेस कर दें तो वो एक इंडिविजुअल चॉइस है। ओके, तो उसकी मतलब ऐसे कोई जरूरत नहीं है, अगर आप पानी अच्छा पी रहे हैं तो? हाँ बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है। क्रैम्प्स की आपने बात की, क्रैम्प्स आना एक पहला साइन है कि डिहाइड्रेशन हो सकती है बॉडी में, काफ मसल में स्पेशली पहला साइन है। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो लॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं उनको एडवाइस किया जाता है बीच बीच में आपने पानी पीते रहना है, सिप करते रहना है, सो दैट मसल अपनी टोन पर रहे। क्रैम्प होगा तो मसल इंजरी भी ज्यादा होगी। बहुत सारे आपने देखे होंगे बॉलर्स को अचानक फील्ड पे भागते हुए एकदम क्रैम्प पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो समर्स में अगर खेल रहे हैं और लगातार प्रैक्टिस भी किया और गेम भी खेला है और उनको क्रैम्प हो गया, मोस्टली वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। ओके, जो हैवी एक्सरसाइजेस होती है, जैसे अगर लगातार कोई क्रिकेटिंग फील्ड में फील्डिंग कर रहा है या बॉलर है, उसमें ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि पानी अगर ज़्यादा पिएंगे तो भी दिक्कत होती है। तो क्या एक्सरसाइज करते टाइम पानी पीने का कोई अलग फॉर्मूला होना चाहिए? एक्सरसाइज करते टाइम कोई क्वांटिटी का ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वन हैज टू मेंटेन अ गुड हाइड्रेशन लेवल। जैसे आपने स्पेसिफिकली टीवी पे देखा होगा, लॉन टेनिस में जब वो सेट्स चेंज होते हैं, दे ऑलवेज मेक श्योर कि कुछ सिप्स ऑफ वाटर वो लेते हैं इन बिटवीन, एंड देन देयर इज अ लॉन्गर ब्रेक, दे टेक इवन 500 ml का जूस या कुछ एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। इट्स ओनली टू मतलब रीजनरेट ऑल दोज ग्लूकोज
मॉलिक्यूल्स, बिकॉज अगर वो नहीं होगा, सबसे ज़्यादा तो कंजम्पशन ब्रेन में होती है और फिर उसके बाद मसल्स में होती है, और दोनों ही चीज़ों का रिक्वायरमेंट है फॉर प्लेइंग एनी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा मापदंड नहीं है कि भाई आपको 50 ml लेना है, 100, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी वेट, डिपेंडिंग ऑन द एक्सरसाइज। अब वो एक्सरसाइज आप स्प्रिंटिंग कर रहे हो या मैराथन कर रहे हो तो उसमें पूरा 40 किलोमीटर दौड़ना है, तो उसमें तो आपको पानी चाहिए ही चाहिए। आप देखो बीच बीच में लगा रखा, तो वो इसलिए लगा रखा होता है कि वो डिहाइड्रेट ना हो, बिकॉज एवरी 3 और 4 किलोमीटर्स में वो डिहाइड्रेशन लेवल आएगा, एंड अगर वो उस टाइम पे रिहाइड्रेट नहीं किया तो ग्रेजुअली वो मसल बिल्कुल क्रैम्प में चली जाएगी, चोक हो जाएगी, जैसे इंजन जाम हो जाता है वो मसल भी जाम हो जाएगी। ओके, मिडिल ऑफ एक्सरसाइज में पानी कम पीना चाहिए, पहले ज्यादा पीना चाहिए, किस तरह से इसको फॉलो करना चाहिए? पहले भी नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर बिगिनिंग एक्सरसाइज, उसमें आपका एक, अगर अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजर हो आप, तो आप 1 गिलास पानी लेके और ग्लूकोन वाटर लेके स्टार्ट कर सकते हो, बट इन बिटवीन द गेम्स और मे बी आफ्टर 15-20 मिनट्स ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइज, उसके बाद आपको एक रिफिल चाहिए, 50 to 100 ml का रिफिल चाहिए, whether it is energy drink or a plain water also, that will also do. This is like a glass of water. Glass of water is good enough. But अगर आपका जिसमें बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग और लंजिंग और ये सब करना है, तो उसमें आप बहुत ओवरडोज नहीं ले सकते हैं, अदरवाइज यू विल स्टार्ट फीलिंग हैवी, यू विल नॉट बी एबल टू हैव इनफ रिफ्लेक्सेस टू प्ले दैट गेम और अ पर्टिकुलर स्पोर्ट। ओके, भारत में ऐसे सन एक्सपोजर की कोई कमी नहीं है, धूप बहुत निकलती है, उसके बावजूद क्या रीज़न है कि विटामिन डी की बहुत डेफिशिएंसी देखने को मिलती है भारतीयों में? 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी है, डिस्पाइट कि हमें फ्री में इतनी सनलाइट मिलती है, बिकॉज उसका एक क्राइटेरिया है कि वो अर्ली मॉर्निंग सन होना चाहिए। सो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, कोई कहता है 7 से 10 के बीच में, कोई 8 से 11 बोलता है, बट डेफिनेटली सारे बोलते हैं कि 1 बजे से पहले की जो धूप होता है उसमें अगर आपका एक्सपोजर हो, और वो भी 40% बॉडी सरफेस एरिया एक्सपोज होना चाहिए। ओके। और मतलब नॉर्मली रूटीन में मेल और फीमेल उस टाइम पे या तो वो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे वो ट्रेवल कर रहे होंगे, तो एज सच उनका कंटिन्यूस एक्सपोजर नहीं हो पाता, और वो एक्सपोजर भी एवरेजिंग 30 to 40 मिनट्स होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन पूरी करना, 40% बॉडी भी एक्सपोज हो, अर्ली मॉर्निंग सन भी हो, 30 से 40 मिनट का एक्सपोजर भी हो, ये तीनों एक साथ होना बहुत डिफिकल्ट होता है। और पर्सन की पिगमेंटेशन, स्किन कलर से भी बहुत फर्क पड़ता है, जितना फेयर होगा उतना कम ड्यूरेशन चाहिए, जितना डार्कर होगा उतना ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए। ओके। तो ये भी होता है, अगर हम अफ्रीका के बारे में बात करें, वहाँ भी सन है, लेकिन उनको 1.5 से 2 घंटा बैठना पड़ेगा, तब जाके वो एब्जॉर्ब होगा थ्रू दैट हेवीली पिगमेंटेड स्किन। और अगर यूरोपियन है तो 20 मिनट में भी हो जाएगा। तो एशियंस तो इंडियंस की बात है, बीच में, बट उसमें हमारे पास भी सारी वैरायटी है ना, हमारे पास हर तरीके के पिगमेंटेशन है, तो इसलिए वो इतना वेरिएबल है। बट ऑन एन एवरेज 20 से 30 मिनट का एक्सपोजर जरूरी है, बट वो 40% एक्सपोजर बॉडी का करना, स्पेशली फॉर फीमेल, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। 40% ऑफ स्किन एरिया भी एक्सपोज होना चाहिए, लेग्स एक्सपोज होंगी, आर्म्स एक्सपोज होंगी, फेस है, हैंड है, तो ये जाके आपका 40% बनेगा, बट वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। कस्टमरी रिलीजियस बिलीव्स होते हैं विच मे नॉट बी पॉसिबल इन इंडिया। तो क्या हम ये माने कि 90% पॉपुलेशन जो डेफिशिएंट है, सबको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे? अब वो भी पॉसिबल नहीं है, किस को सप्लीमेंट दोगे, और सप्लीमेंटेशन इज अ कॉस्टली वे टू गेट द विटामिन डी करेक्टेड। अब उसमें बहुत सारी मुहिम चलती हैं, जैसे आयोडीन का हमने इरेडिकेशन किया डेफिशिएंसी का, उसमें कहीं ना कहीं नमक में डाल दिया, तो ऐसी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को रियलाइज करती है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से कैल्शियम कम हो रहा है, रिकेट्स हो रहा है, और ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके विचार में तो ये है कि वही चीज़ होनी चाहिए जैसे आयोडीन में, वो फोर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, भाई हमारे नेचुरल जो रोज हम चीज़ें खाते हैं उनमें से किसी एक आइटम में विटामिन डी डला हो। तो गवर्नमेंट ने ऑयल के लिए बोल रखा है, मिल्क के लिए बोल रखा है, और फ्लावर के लिए बोल रखा है, इन सब में हम मिक्स करके, बट ऑफ कोर्स उस फोर्टिफिकेशन को हर एक लास्ट माइल के एक बंदे तक पहुंचाना, वो सप्लाई चेन मैकेनिज्म बनाना, वो एक लार्जर स्केल पे गवर्नमेंट का अगर रोल रहे तो विटामिन डेफिशिएंसी भी कम्प्लीटली इरेडिकेट और कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल वर्ल्ड में है, कई सारी कंट्रीज हैं, ब्राज़ील वन ऑफ द कंट्री है, कनाडा है, जिनके पास फोर्टिफिकेशन का पूरा पॉलिसी है, और वो पूरे कंट्री में ये फोर्टिफिकेशन ड्राइव चलाते हैं। अब हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं और फोर्टिफाइड सीरियल्स की आप बात कर रहे हैं, तो क्या विटामिन डी वाले ऐसे खाने आने लगे हैं बाजार में?
आपको आज भी मिलते हैं, लेकिन वो सारे वैसी दुकानों में मिलते हैं जहाँ फॉरेन का मटेरियल मिलता है, जैसे मॉडर्न बाजार, शुगर एंड स्पाइस, दोज ब्रांड्स, बट वो आम आदमी की रीच से दूर है। बट इसलिए हमने बोला कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना है विद द हेल्प ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर जो इस चीज में इन्वॉल्व है, साइंटिस्ट हैं, कि किस तरीके का फोर्टिफिकेशन हो, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। मान लिया आज पूरे इंडिया में मदर डेयरी जैसे कई सारे ऐसे ब्रांड हैं, पंजाब में वर्का होगा, किसी स्टेट में कोई और होगा। अगर मिल्क सेंट्रल एक ऐसी चीज है जिसको हम एक पॉलिसी बनाएंगे, अमूल है, अमूल पूरे इंडिया में है, क्या वो हेल्प कर सकता है? वो ऐसी पोजीशन में है कि अगर वो फोर्टिफिकेशन शुरू कर दे तो ना करते हुए 60 से 70% पॉपुलेशन तक वो पहुंच जाएगा। या जहां से ऑयल डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो घर का नॉर्मल हर चीज सब्जी बनाने में, वेज नॉन वेज सब में ऑयल यूज होना है, उसमें हो जाए तो कहीं ना कहीं वो एक मैसिव स्केल पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव होगा तो ये आसानी से हो सकता है। आयोडीन का हमारा परफेक्ट एग्जांपल है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, इतने सारे एग्जांपल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि ये पॉसिबल है। इतना बड़ा जब जाके विटामिन डी मिला हुआ अनाज या दूध या कोई और प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा, उससे पहले जो इंसान सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे आपने कहा हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उतनी रीच भी नहीं है, वो इंसान क्या करे? धूप में ही बैठे? वो एक तो सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ तो वही है। आजकल दूसरी चीज आती है कि भाई चलो आप ये नहीं कर पाते, आपके पास फोर्टिफाइड वो नहीं है, आजकल स्प्रिंकलिंग का ऑप्शन है। जैसे आपने देखा होगा मैगी मसाले के साथ एक्स्ट्रा पाउच भी आता है, अगर आप उसको ज्यादा मसालेदार बनाना चाहते हैं, ऐसे ही विटामिन डी के स्प्रिंकलर आते हैं। और वो क्या है, 2-3 रुपए 4 रुपए से ऊपर का नहीं है, बहुत चीप एंड फॉर द एंटायर फैमिली। अगर आप मील पे, अगर लेडी ऑफ द हाउस को अगर ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि अगर आप ये सिंपल किराने की दुकान से आपके पाउच रखते हो और 30 पाउच अगर आपके 100-150 रुपए में पूरे महीने का विटामिन डी मिल जाता है पूरी फैमिली को, तो उससे सस्ता और इजी ऑप्शन और यूज करने वाला कि आप जब भी खाना बनाओ आप उसमें वो डालो, जस्ट लाइक अ मैगी पाउच। और जिन लोगों को धूप में बैठना है उनको अपना टाइम एक्सपोजर, हाँ मतलब 30-40 मिनट्स का एवरेज एक्सपोजर होगा। ओनली थिंग इज कि हमारे इंडिया में किसी टाइम धूप है तो तब तो ठीक है, लेकिन जब अपना रेनी सीजन हो गया, अगर धूप नहीं निकला, वो दिन हमारे स्किप हो गए। और विंटर्स में अगर बिल्कुल फॉग है, वो दिन स्किप हो गए जब सनलाइट है ही नहीं। तो हम मान के चलें कि अगर पूरे साल में 200 दिन का भी एक्सपोजर है तो भी वो एक डिसेंट लेवल ऑफ विटामिन डी कर लेंगे। और अगर हम सप्लीमेंट पे भी आते हैं तो आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, जैसे जन औषधि वाले स्टोर्स हैं जिसमें बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव जेनरिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उसमें विटामिन डी और कैल्शियम अवेलेबल है। ओके एक बार मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए फॉर्मूला रिपीट करें कि जो लोग सन एक्सपोजर की बात करते हैं कि हम तो धूप में रहते हैं पर विटामिन डी कम है, क्या गलती करते हैं, क्या करना चाहिए? तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि अर्ली मॉर्निंग सन होना चाहिए, 7 से 11 के एवरेज टाइम में 30 मिनट का एक्सपोजर हो और 40% बॉडी सर्फेस एरिया एक्सपोज होना चाहिए, तब जाके वो जो सनरेज पड़ेंगी स्किन पे और वो स्किन के अंदर विटामिन डी बनेगा। ओके विटामिन डी की बहुत बात होती है, कैल्शियम की उतनी बात नहीं होती, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है? क्योंकि कैल्शियम की बात तो 50 साल से हो रही है, सबको पता है कि कैल्शियम जरूरी है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि विटामिन डी उसके साथ जरूरी है। तो कैल्शियम नॉर्मल पार्लेंस में सब लोगों को पता है, दूध पियेंगे, पनीर खाएंगे, एग लेंगे, इन सब में कैल्शियम अवेलेबल है, बट ये नहीं पता कि कुछ लोगों को ज्यादा जरूरत होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम तो ये सब दूध भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या हमें सप्लीमेंट लेना है? तो मैं उनका सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर तो आप पोस्ट मेनोपॉजल फेज में हो, स्पेशली फॉर लेडीज, और आप या पोस्ट मेनोपॉजल फेज में हो 50+ हो या जेंट्स के लिए 60+ हो, तो आपको जो नॉर्मल डाइट में आपका कैल्शियम जा रहा है उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट लेना है। और या आप प्रेगनेंसी वाले फेज में हो या आप लैक्टेशन वाले फेज में। लैक्टेशन वाला फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें 3 टाइम्स कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है, प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 2 टाइम्स होता है। और पोस्ट मेनोपॉजल और एल्डरली मेल्स में भी एटलीस्ट 2 टाइम्स होता है। तो 1000 से 1200 mg का हमें कैल्शियम डेली चाहिए। अब हम अगर आप इसमें किस क्राइटेरिया में है? हाँ, इस क्राइटेरिया में है। तो जब प्रेगनेंसी होता है इसलिए वो गायनेकोलॉजिस्ट सबको दिन में 1 या 2 बार कैल्शियम बोलती हैं। लैक्टेशन पीरियड में आमतौर पर लेडीज मिस कर जाते हैं बिकॉज दे आर टू मच ऑक्युपाइड विद द बेबी, कि वो ले नहीं पाते, वो 3 टाइम्स हो नहीं पाता, डाइट पूरा नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, और उसके साथ सप्लीमेंट भी भूल जाते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली फॉर देयर ओन हेल्थ बल्कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए, बेबी हेल्थ के लिए भी वो 3 टाइम्स करें।
तो ये 3 सेंसिटिव एरियाज हैं, अब हम उसको हाई रिस्क ग्रुप्स या वल्नरेबल ग्रुप्स बोलते हैं। उन तीनों के लिए भी तो हमें खास फोकस करना है कि हमारा सप्लीमेंटेशन कैल्शियम का पूरा होना चाहिए। कैल्शियम है और विटामिन डी नहीं है, हाउ विल इट वर्क? अब उसमें क्या है कि कैल्शियम पूरा जो एब्जॉर्ब होता है उसके लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है विटामिन डी। हाँ, ऐसा नहीं है कि विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन विटामिन डी के आते ही बहुत तेजी से, बहुत एफिशिएंसी से एब्जॉर्ब होता है। इसलिए जो बहुत क्रॉनिक विटामिन डी नहीं ले रहे होते हैं, डेफिशिएंसी होता है, उनका धीरे धीरे करके वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होते 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 उनको, बच्चे होंगे तो उनको डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी, रिकेट्स हो जाएगा, और एडल्ट्स हैं तो उनको ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ओके, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन की बात की। विटामिन B12 की ऑफ लेट बहुत बात होने लगी है, सोशल मीडिया पर हम बहुत देखते हैं। विटामिन B12 की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? B12 विटामिन को हम मसल्स और नर्व से रिलेट करते हैं, और इसका मोस्टली जो सोर्स है नेचुरल, उसमें नॉन वेजिटेरियन या एनिमल प्रोटीन में या एनिमल डाइट में आता है। तो एज अ रिजल्ट ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे वेजिटेरियंस के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, खासकर जो लोग डायबिटिक हैं उनके अंदर वैसे ही डायबिटीज की वजह से नर्व्स वीक हो जाती है। अगर उनका वो विटामिन B12 नहीं ले रहे हैं और वो वेजिटेरियन है तो उनके नॉर्मल रूटीन में हम B12 जरूर ऐड करते हैं। और इसमें एक बड़ा स्पेसिफिक फर्क है कि B12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और वेरएज विटामिन डी जो है फैट सोल्यूबल है। तो जो फैट सोल्यूबल होता है वो फैट में जाके स्टोर होता है, और जैसे जैसे यूज होता है वो वहां से यूज होता रहता है, वो एक स्टोरेज बैंक है। वेरएज B12 जो है, B12 आपको रेगुलरली लेना पड़ता है, जबकि विटामिन डी को आप एक बार लोगे तो 15 दिन तक उसका इफेक्ट रह सकता है। वेरएज B12 वाटर सोल्यूबल है, जैसे ही आप एक्सेस लोगे वो यूरिन से निकल जाएगा, कम लोगे तो वो उतना ही काम करेगा। तो B12 इज वन विटामिन जस्ट लाइक कैल्शियम, वो आपको रेगुलर सोर्स में कंटिन्यूसली पूरे साल में इतने मिनिमम टाइम लेना चाहिए। इसलिए आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें कैल्शियम और B12 एक साथ होता है, क्योंकि दोनों का मोर और लेस स्केड्यूल भी सेम रहता है और रिक्वायरमेंट भी सेम रहता है। कैल्शियम भी वाटर सोल्यूबल माना जाता है? कैल्शियम के अलग अलग टाइप के, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, वो डिपेंड करता है। जैसे किसी को पथरी होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई आप मुझे पथरी, मुझे कैल्शियम लेना चाहिए, तो वो एक इम्पोर्टेंट, उसमें इनको 2 एस्पेक्ट है। वन इज कि आपको पथरी इसलिए भी हो सकती है कि आप पानी का इंटेक कम ले रहे हो, नॉट नेसेसरी आप कैल्शियम लिया तो आपको पथरी हो गया। अगर फिर भी हमें सेफ प्ले करना है तो कैल्शियम साइट्रेट होता है जिसमें स्टोन का फॉर्मेशन कम होता है। तो ऐसे पेशेंट को जिनको पहले कभी स्टोन का डिजीज रहा तो हम उनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैल्शियम देते हैं जिससे स्टोन फॉर्मेशन कम हो जाता है। जैसे रूटीन में हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, CCM, कैल्शियम कार्बोनेट में हालांकि कैल्शियम तो बहुत अच्छा मिलता है, 40 to 50% मिलता है, लेकिन उसमें स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। सो हम स्टोन वाले पेशेंट में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं देते, कैल्शियम साइट्रेट देते हैं। कैल्शियम, विटामिन डी, B12, इन सब की क्या अहमियत है? हमें लगता है कि हमने खाना खाया और उससे सब चीज़ें पूरी हो गई, कभी कभी ज़रूरी नहीं होता। हमारी बॉडी डेफिशिएंसीज के बारे में हमें बताती है। डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन, मिनरल्स उनको डिस्कस किया है जो लोगों में पाए जाते हैं, जिसकी कमी होती है। कोई और सलाह आप देना चाहेंगे बोन हेल्थ के लिए जो उनके काम आए डे टू डे अपनी डाइट में या रूटीन में उसको ऐड करें? बोन हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो बोन्स को हेल्दी रखने के लिए उनको मूव करना बहुत जरूरी है, उनका एक्टिविटी में रहना बहुत जरूरी है। ये न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें उनको सपोर्टिंग मैकेनिज्म की तरह काम करेंगे, बट ये सारी चीजें बेकार हैं अगर हम किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में या मूवमेंट में नहीं रहते। हमारा जो बाइपेडल गेट है, अब हम 4 पे चलते थे, अब 2 पे चलते हैं, उसका पर्पस ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्ट्रेट हो गया, ऊपर आ गया, और जब तक हम ये बॉडी स्ट्रेट रख के चलने के लिए बनी है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम अनलेस यू आर स्लीपिंग यू शुड बी ऑलवेज ऑन द मूव, और वो आपकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी को कॉम्पनसेट करेगी। बिकॉज नेचुरली इफ मसल्स आर मूविंग, द ब्लड सर्कुलेशन मूविंग, आपकी सारी बोन्स, मसल्स हेल एंड हार्टी रहेगी। बिल्कुल। और दिल्ली में इलेक्शंस के दौरान एक जुमला बहुत पॉपुलर हुआ था, करने से होगा, धरने से नहीं। इसका मतलब बैठिए नहीं, जब तक चला सकते हैं अपनी बॉडी को, वो आपकी लंबी उम्र की गारंटी होगी। तो चलते रहिए, क्योंकि चलने से ही होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जो भी बहुत और क्वेश्चंस आएंगे हम उनके जरिए फिर आप तक पहुंचेंगे और व्यूअर्स को उनका जवाब भी देंगे। इस पॉडकास्ट के जरिए आपकी बोन हेल्थ हमने इंश्योर की है, बशर्ते आप इसे फॉलो करें। सोएं नहीं, चलें, और पानी का इंटेक अच्छा रखें, चाहे सर्दी हो या गर्मी। थैंक यू सो मच।